हेलो फ्रेंड्स, यूनिटी एच में आपका स्वागत है। मैं फेलीराम। तो हम 11th क्लास के एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं। इसमें अपना जो अप्रोच रहेगा कि यूपीएससी के जो पीटी को लेके पीवाईक्यू है, कैसे इस यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत क्वेश्चन है जो है कि इसी एनसीईआरटी से आते हैं। लगभग 10 क्वेश्चनों में से 5-6 क्वेश्चन जो होते हैं एनसीईआरटी से ही आते हैं मोस्टली, इकोनॉमी के। ठीक है, ये मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी, और साथ में पीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ठीक है, कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक। तो जैसे कि अभी पीटी का टाइम है तो अपन पीटी के अकॉर्डिंग उसी अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो ये कोई काम का है नहीं ना, ये भी कोई काम का है नहीं, ये अपने कोई काम का है नहीं। जहाँ से पीटी के क्वेश्चन बन सके ये भी कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है। ये सब कोई काम का नहीं है। जहाँ भी कोई लगेगा कि वो काम का है मैं बता दूँगा आपको। ये कोई काम का नहीं है, ये भी कोई काम का नहीं है। इसमें बताया गया कैसे इस बुक का यूज़ करना है, ये काम का है तो इसको अपन देखेंगे। और ये हर एनसीईआरटी के पीछे स्टार्टिंग में दिया रहता है, और यूपीएससी ने बहुत बार एग्जाम में यहाँ पूछा है। ठीक है, तो भारत का संविधान याद रखना, संविधान का ही पार्ट है उद्देशिका, और उद्देशिका ये बहुत बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है और बहुत सालों से क्वेश्चन आया नहीं है, तो अब क्यों आने के चांसेज है क्वेश्चन। दूसरा, हम भारत के लोग, हम कौन, जो भारत के लोग हैं, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य। ये देखो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उसके तहत इसको ऐड किया गया था 42 संशोधन अधिनियम 1972 की धारा 2 द्वारा प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र गणराज्य के स्थान पर इसको डाला गया है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी वर्ड जोड़ा गया है और पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया है, ये चीज़ याद रखना। और बहुत बार टेस्ट सीरीज में आप देखोगे कि वहाँ पे क्वेश्चन ये दिया रहता है कि समाजवादी का सीक्वेंस पूछ लेता है, सीक्वेंस क्या है इनका जोड़ने का। यूपीएससी नहीं पूछेंगे पर तो ये वर्ड ज़रूर याद रखना, कौन कब कब इसमें अमेंडमेंट हुआ है, क्या है। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, ठीक है, याद रखना, समस्त नागरिकों को, सिटीजन की बात बोला है इसमें। न्याय कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। याद रखना, राजनीतिक न्याय तुम्हें मिलते हैं फंडामेंटल राइट के तहत, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक आपको न्याय मिलता है डीपीएसपी के तहत। ठीक है, स्वतंत्रता 5 प्रकार की है जो तुम्हें मिलेगी फंडामेंटल राइट के द्वारा। कैसे, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो ये चीज़ याद रखना कि ये फंडामेंटल राइट के थ्रू आपको मिलती है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता, ये भी फंडामेंटल राइट के तहत मिलती है आपको। ठीक है, प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा की बात भी फंडामेंटल राइट में की गई है। राष्ट्र की एकता और अखंडता, तो ये भी ऐड किया गया है संविधान 42 संशोधन अधिनियम 1966 की धारा द्वारा। राष्ट्र की एकता के स्थान पर अखंडता, तो याद रखना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आज तक प्रेम्बल में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, 46 अमेंडमेंट हुआ है। याद रखना 426 मतलब 1976। दूसरी बात, इसमें कौन कौन से वर्ड जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट आता है। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी कहाँ बात की है राष्ट्रीय एकता अखंडता की, ये फंडामेंटल ड्यूटी में बात की जाती है। ठीक है, बंधुता बढ़ाने की बात फंडामेंटल ड्यूटी में की जाती है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये तीनों, इसीलिए लिंक है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये तीनों इंटरलिंकेजर। यहाँ से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और अब की 2024 में 4-5 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से देख लेना। दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर, ये देखो 2023 का क्वेश्चन पीटी में, ये याद रखना 26 नवंबर को संवैधानिक दिवस मनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल डे इसीलिए बनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 ईस्वी के द्वारा संविधान का अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। अब देखो जो अपन पढ़ेंगे इसमें विशेष इकाई 1 में विकास नीति और अनुभव 1947 से लेके 19 तक कैसा रहा भारत का। ठीक है,
इसीलिए बोलते हैं ना कि अपन मॉडर्न हिस्ट्री में अपन 1947 तक ही पढ़ते, उसके बाद में क्यों नहीं पढ़ते। उसका रीज़न ये होता है कि अपन ये इकोनॉमी के थ्रू यहाँ से पढ़ते हैं और इकोनॉमी अपना स्टार्ट ही यहीं से होता है। इसीलिए इस बुक का ही नाम है भारत की अर्थव्यवस्था। तो समझ बात, भारत कब बना 1947 के बाद में। तो देखो, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। उस दिन जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम अंग्रेज क्या कबाड़ा करके छोड़ के गए थे यहाँ पे, उस इकोनॉमी का, उसके बारे में देखेंगे यहाँ पे पहले चैप्टर में। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास था। कृषि क्षेत्र की क्या स्थिति थी, औद्योगिक क्षेत्र कैसा था, विदेशी व्यापार कैसा था, जनांगीय परिस्थिति कैसी थी, व्यवसाय संरचना कैसी थी और आधारिक संरचना कैसी थी। तो ये सब पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से लेकर 1990 तक, पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी है। कृषि, उद्योग और व्यापार, व्यापार नीति, आयात प्रस्ताव, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, पीटी में बना है, मेंस में बना है। आर्थिक सुधार, यहाँ से मेंस के क्वेश्चन बहुत आते हैं और ये पीटी में भी क्वेश्चन पूछे गए यहाँ से। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की समीक्षा, जिसमें अपन इसके बैकग्राउंड देखेंगे, लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ये देखेंगे। और सुधारकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा अपन देखेंगे। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौती क्या है, भारत में मानव पूंजी निर्माण, यहाँ से यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, मानव पूंजी क्या है, मानव पूंजी के स्रोत क्या है, मानव पूंजी और मानव विकास क्या होता है, भारत में मानव पूंजी निर्माण की स्थिति क्या है, शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, भविष्य की संभावनाएं क्या है। अगला चैप्टर है ग्रामीण विकास। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। यही जो एनसीईआरटी जो मेंस के लिए पढ़नी चाहिए, 9th-10th में पढ़ सकते हो जो काम की है। 12th वाले इतना ज़्यादा नहीं, वहाँ से एक आध क्वेश्चन आने के बाद पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है 12th वाले। ग्रामीण विकास क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में साख और विपणन क्या होता है, कृषि विपणन व्यवस्था क्या है, उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण क्या है, धारणीय विकास और जैविक कृषि, बहुत इंपॉर्टेंट पीटी में क्वेश्चन आया हुआ। रोजगार समृद्धि, अनौपचारिकरण और अन्य मुद्दे, श्रमिक और रोजगार, लोगों की रोजगार में भागीदारी, स्वनियोजित तथा भाड़े के श्रमिक क्या होते हैं, फर्मों, कारखाने तथा कार्यालय में रोजगार, समृद्धि में परिवर्तनशील रोजगार संरचना क्या होती है, भारतीय श्रम बल का अनौपचारिकरण, बेरोजगारी, सरकार और रोजगार सृजन। पर्यावरण और धारणीय विकास, पर्यावरण परिभाषा और कार्य, भारतीय पर्यावरण स्थिति, धारणीय विकास की रणनीति इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ पीटी में। भारत इसके पड़ोसी देश तुलनात्मक विकास अनुभव, आपकी बार यूपीएससी पीटी 2023 में आया था यहाँ से। भारत उसके पड़ोसी देश तुलनात्मक विकास अनुभव, विकास पथ एक चित्रांकन, जनांग के संकेतक देखेंगे, सकल घरेलू उत्पादन क्षेत्र देखेंगे, मानव विकास के संकेतक देखेंगे और विकास नीति। रिपरिभाषित शब्दावली इंपॉर्टेंट है यूपीएससी, याद रखना। हिस्ट्री और इकोनॉमी की टर्मोलॉजी होती है वो इम्पोर्टेंट होती है और यूपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो टर्मोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। तो क्या एक देखेंगे, विकास नीति और अनुभव 1947 से 1990 तक। इस इकाई के 2 अध्याय द्वारा हम स्वतंत्रता से पूर्व लेकर नियोजित विकास के 4 दशकों तक भारत द्वारा चुने गए पथ का समग्र रूप से अवलोकन करेंगे। तात्पर्य है कि भारत सरकार ने इसके लिए जो कठोर उपाय किए, जैसे योजना आयोग का निर्माण, पंचवर्षीय योजना की घोषणा आदि का अध्ययन, पंचवर्षीय योजना के समग्र अवलोकन तथा नियोजित विकास की विशेषता परिसीमा का मूल्यांकन इस अध्याय में किया गया। तो याद रखना, ये पढ़ लिया एक बार, मैं फिर बता रहा हूँ, एनसीईआरटी एक बार पढ़ो और उन चीज़ों काम की निकाल लो। ये चीज़ें दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा है कि इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। स्वतंत्रता पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, इस अध्याय पढ़ने के बाद आप क्या क्या जान जाओगे। स्वतंत्र प्राप्ति समय वर्ष 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की अलग विकास तथा गतिरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारक से परिचित करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है पीटी के लिए, तो इतना पढ़ के निकल जाओ। अब आगे देखो, भारत हमारे साम्राज्य की दूरी है। यदि हमारे साम्राज्य को राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं, यदि हम भारत को खो देते तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो मतलब ये बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो ब्रिटिशों के लिए कितना इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो विक्टर अलेक्जेंडर रूस 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय थे। अब देखो एक चीज़ याद रखना, ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय थे विक्टर अलेक्जेंडर रूस, ठीक है। ये बस आप मेंस में जब आंसर राइटिंग करोगे उसमें कोट कर सकते हो कि वो क्यों भारत को उपनिवेश क्यों बनाए रखना चाहते थे, क्योंकि भारत की इकोनॉमी जो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। परिचय, भारत का आर्थिक विकास विषय की इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम
अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों को स्पष्ट कर पहचान करेंगे जिन्हें स्वतंत्र भारतीय विकास में की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये कोई काम का नहीं है पीटी के लिए, जैसे कि इंट्रोडक्शन। मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोगों को यही करना पड़ेगा जब भी पहले रीडिंग करें तो। पर ये तब आती है जैसे मेरे को PYQ को मैंने एनालाइज किया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग देखा, तब ये काम का आता कि कौन सी चीज़ें काम की है कौन सा नहीं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना का कोई आज की नहीं है, इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं। विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। अब 200 वर्ष क्यों बोला जाता है? क्योंकि 1757 की प्लासी का युद्ध, वहाँ से लेके अपन जो है 1947 तक, 1857 1947, इसलिए लगभग 200 वर्ष को अपन गुलामी बोलते हैं, प्रशासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल पदार्थ तक सीमित रखना था। ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है। उनका क्या उद्देश्य था? भारत में ब्रिटिश जो शासन था उसका क्या उद्देश्य था? औपनिवेशिक शासन का उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल पदार्थ तक सीमित रखना था। उस शासन के अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद पिछले 7 दशकों में भारत में विकास को सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानो कि अंग्रेजों ने कैसे लूटा, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे खराब किया, तब तक आप प्रेजेंट टाइम में जब सिचुएशन है उसको नहीं समझ पाओगे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास, तो ये सब ऐसी बात है कि अंग्रेजों के शासनकाल में बहुत खराब स्थिति रही थी। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, याद रखना। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियाँ हो रही थी। सूती व रेशमी वस्त्र, याद रखना ये चीज़ें क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या क्या था भारत से जो निर्यात होता था, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछा। सूती व रेशमी वस्त्र, याद रखना। धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणिरत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था, याद रखना चीज़। भारत में बनी इन चीज़ों के विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। अब देखो यही सेम क्वेश्चन UPSC PT में पूछा गया था कि बंगाल से कौन सी चीज़ें यहाँ से निकलती थी। बंगाल की सूती उद्योग। मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। इस मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा। यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका की मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। ये बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यह था कि वे इस कपड़े को शाही परिवार के उपयोग के योग्य मानते थे। मैं फिर बताऊँ, UPSC ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। आगे देखो, औपनिवेशिक शासन द्वारा, देखो एक चीज़ याद रखना, जो भी इस टाइप के जो बॉक्स में डायग्राम कोई मैप दिया रहता है, कोई फोटो इमेज दी रहती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। NCERT UPSC में बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। ये चीज़ याद रखना। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण संवर्धन था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहाँ के बने तैयार माल को आयात करने वाला देश बनकर रह गया था। ये चीज़ याद रखना। तो भारत से क्या होता था, कच्चा माल जाता था और वहाँ से जो माल बन के आता तो भारत में बिकता था। स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी भी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने की भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ ही लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियाँ और आपसी मतभेद भी रहे। अब देखो मैं बता रहा हूँ UPSC PT का क्वेश्चन। इन आकलनकर्ता में दादा भाई नौरोजी। अब देखो ना, आप लोग देखते होंगे कि हिस्ट्री NCERT में ये क्वेश्चन नहीं मिलता आपको, और ये देखो PT में पूछा है, और यही है खासियत। अब ये देखो, ये इकोनॉमी मिल रहा आपको, UPSC PT का क्वेश्चन है। UPSC PT का क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी। मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको आगे भी पूछ सकता है क्वेश्चन। फिंडले सिराज, डॉक्टर VK RV राव तथा RC देसाई प्रमुख रहे हैं, याद रखना ये चीज़, आगे पूछा जा सकता है। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा % ही रह गई थी। तो ये चीज़ याद रखना।
कृषि क्षेत्र, ठीक है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, भारत की उस टाइम कैसी स्थिति थी। कृषि क्षेत्र, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था बना रहा था, ये चीज़ याद रखना। देश की लगभग 85% जनसंख्या जो गाँवों में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी, ठीक है। बॉक्स 1.2 देखिए, अब देखो यहाँ से देखना, ध्यान से समझना। पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि कैसी थी। ब्रिटिश अपने शासन के अंतर्गत भारत में कृषि में गतिहीनता इसका मतलब ये कि भारत में नए उपकरणों का यूज नहीं हो रहा था। देखो ये बैलगाड़ियों से किया जा रहा था। 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, याद रखना, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल के इस प्रकार वर्णन किया है। अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ। एक तो ये याद रखना कब आया था, 17वीं शताब्दी में, क्योंकि यूपीएससी समकालीन करके क्वेश्चन पूछता है। अब देखो ये ध्यान समझना क्या बंगाल के बारे में बता रहा है। आधार मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। याद रखना, ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, मैं दिखाऊंगा ये क्लास के बाद। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, मुर्गियाँ, बतख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सूअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुरता में उपलब्ध है। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रमपूर्वक काटकर बनाई गई नहरों के जाल से बिछा हुआ है। 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखी। लगभग 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़ के गई, उस समय कृषि गतिहीनता के साथ इसकी तुलना कीजिए। ये डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब आगे देखो, एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही है। ये चीज़ याद रखना। जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण क्या था? औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की भू व्यवस्था प्रणालियों को माना जा सकता है। ये चीज़ याद रखना इंपॉर्टेंट है पीटी वाला मेंस के लिए। आज के समझ पूरी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभों को जमींदार ही हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदार तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रही थी। इसी कारण कृषक वर्ग का नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों को भी जमींदारों की इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। इसीलिए इसको अनुपस्थित जमींदारी बोली जाती है। ये चीज़ याद रखना। स्थायी बंदोबस्त वाली बात बोल रहा है। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, याद रखना, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। ये चीज़ याद रखना। ये भी रीजन थे, ऐसे नहीं कि अपनी शासन ही सबसे मेन जिम्मेदार थे, ये भी और रीजन थे, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें कीजिए। स्वतंत्र भारतीय मानचित्र की अंग्रेजी शासन के भारत के मानचित्र से तुलना कर पता लगाए कि देश का कौन सा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया है या क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। इस संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड का अध्ययन उपयोगी होगा। याद रखना। अब ये इंपॉर्टेंट है किसके द्वारा ये बुक लिखी गई, तो यहाँ से ये फैक्ट उठा लो। अब यूपीएससी यहीं बोल देगी इंडिया डिवाइडेड किसकी बुक है, तो ये चीज़ याद रखना। राजेंद्र प्रसाद के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था लागू की, देश के किस क्षेत्र में कौन सी राजस्व व्यवस्था लागू की गई और वहाँ उसके क्या प्रभाव रहे। आप उन राजस्व व्यवस्था को आज के भारत में कृषि परिदृश्य में क्या छिपाई दे। अब देखो यूपीएससी जो क्वेश्चन बना के छोड़ देता है ना, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। इन प्रश्नों को उत्तर खोजने के लिए आप रमेश चंद्र दत्त की 2 खंडों में प्रकाशित पुस्तक इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सहारा ले सकते हैं। तो ये चीज़ याद रखना, ये किसने लिखी है। B.H. बेडेल पावेल की पुस्तक द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया के उपयोगी रहेगी। इसके 2 खंड हैं। इस विषय को अधिक तरह से अच्छे समझने के लिए आप ब्रिटिश भारत के एक कृषि मानचित्र को बनाने का प्रयास करें। अपने विद्यालय के कंप्यूटर के कार्य प्रयोग करते छोड़ो। पर ये चीज़ याद रखना, एक तो ये बुक, ठीक है, ये दोनों बुक, और कौन कौन सी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी खुद से ट्राई करना। यूपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा।
अब आगे देखो, किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसाय, अब ये देखो, ये यूपीएससी पीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अब देखो, ये डायरेक्ट यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं। यही क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी 2020 में। उच्च उत्पादकता के परिणाम भी मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलों को उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न संसाधन थे, न तकनीक और न ही कोई प्रेरणा थी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। औद्योगिक क्षेत्र में कैसा हालात था भारत के? कृषि की भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाए। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्पकलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने देगी। भारत के इस विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था। एक तो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, ये चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट है। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों के प्रसार के सहारे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्पकलाओं के पतन से जहां तक एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा लगाई गई थी और देश के पश्चिमी क्षेत्र आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित थी। याद रखना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है मेंस में। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशों को दिया जा सकता है। यह उद्योग केवल बंगाल तक ही प्रांत तक ही सीमित रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि कुछ कारखाने भी स्थापित हुए थे। इसे याद रखना, दूसरे विश्व युद्ध के बाद। यहाँ के देख तालिका बनाकर दर्शाई कि भारत में अन्य आधुनिक उद्योग सबसे पहले कहाँ और कब स्थापित हुआ था। क्या आप ये जानते हैं किस आधुनिक उद्योग की स्थापना के लिए आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती है? उदाहरण के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में क्यों की गई, जो झारखंड राज्य में? याद रखना चाहिए, छोटे मोटे एग्जाम में पूछा जाता है। आज भारत में कितने लौह और इस्पात कारखाने हैं? ये क्या लौह और इस्पात कारखाने विश्व के श्रेष्ठ संयंत्र में गिने जाते हैं? क्या इन कारखानों की पुनर्रचना तकनीक उन्नयन की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो ये कार्य किस प्रकार हो सकेगा? आजकल यह तर्क दिया जा रहा है कि जो उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। इस विषय में आपका क्या विचार है? डायरेक्ट मेंस के क्वेश्चन बनते हैं। भारतीय मानचित्र पर सूती कपड़ा और पटसन मिलों को अंकित करें जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्वान थे। आगे देखो, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों को प्राय अभावी बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तात्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। इसे याद रखना। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश के पारंपरिक शिल्पकला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्रों की संवर्धित दर बहुत ही कम थी और सकल घरेलू उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन के क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में इस क्षेत्र प्राय रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। विदेशी व्यापार। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है।
किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की बंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, अब देखो ये चीज़ याद रखना, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गए थे। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 2020 का क्वेश्चन है ये। साथ ही सूती, रेशमी, ऊनी वस्तु जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों का अधिक आयातक भी हो गया। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपने एकाधिकार जमाए रखा। भारत को आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। अब देखो, ब्रिटिश काल की उन वस्तुओं की सूची तैयार की जिन्हें भारत से निर्यात आयात होता था। अब देखो यही डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसलिए बताओ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, इनके आंसर जानने का प्रयास करना। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण से भारत के आयात और निर्यात से संबंधित, अब देखो ये बोल दिया इकोनॉमी सर्वे इंपॉर्टेंट है, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। विभिन्न वस्तु सूचना एकत्रित करें, इन आयात और निर्यात की तुलना करें, स्वतंत्र पूर्वावधि से करें, उन सभी प्रमुख पत्नों के नाम भी लिखे जो भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार संभालते हैं। इसलिए क्या पोर्ट वाला क्वेश्चन भी आया। अब देखो ये बक्सा है, इसमें देखो स्वेज नहर यहाँ रही, ये चीज़ याद रखना, ये यहाँ पे है स्वेज नहर, ठीक है। ये लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है चीज़। तो यहाँ से ऐसे सामान जाता था यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। पोर्ट्रेट, स्वेज नहर, भूमध्य सागर, लाल सागर, डायरेक्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। स्वेज नहर भारत और इंग्लैंड के बीच राजमार्ग के रूप में प्रयुक्त स्वेज नहर। स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार। स्वेज नहर उत्तरी पूर्व मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है, याद रखने चीज। यह भूमध्य सागर को मिस्र, पतन, पोर्ट सईद को लाल सागर की प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है, इसे याद रखना। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिणी एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागरीय तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी, पहले ऐसे घूम के आना पड़ता था। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वर्ष 1829 में से खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई और भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया। तो चीज़ याद रखना। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा, मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था को खर्च उठाने में हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। अब जानेंगे परिस्थितियाँ कैसी थी। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए हैं। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या संवर्धित विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। यहाँ रखना, पहली बार हुई थी ऐसे 1872 में होती, पर कंटिन्यू यहाँ से शुरू होती है। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जननांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर 16% से भी कम ही थी। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आकी गई थी। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश सुलभ ही नहीं थी। जहाँ ये सुविधा उपलब्ध थी वहाँ नितांत ही अपर्याप्त थी। सोचो कितनी बुरी कंडीशन है। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनसे व्यापक जनहानि होने एक आम बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हम देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार हो गई हो, पर उस समय तो ये दर 218 प्रति हजार थी। सोचो 1000 बच्चे फिर 218 बच्चे मर ही जाते थे। जीवन प्रत्याशा स्तर आज के 69 वर्ष की तुलना में केवल 32 वर्ष ही था। सोचो 32 वर्ष होते लोग मर जाते थे। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम से भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई थी। भारतीय जनसंख्या एक बड़ा भाग मूल आश्रित, जैसे घर से वंचित ऐसे रहते थे लोग।
क्या आप स्वतंत्रता पूर्व भारत में बारंबार अक्ल पढ़ने का कारण बता सकते हैं? इस विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आचार्य अमर्त्य सेन की पुस्तक गरीबी और अकाल बहुत उपयोगी होगी। स्वतंत्रता के समय भारतीय जनसंख्या के व्यवसाय विभाजन का 6 पार्ट बनाइए। अब देखो व्यवसायिक संरचना। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी, याद रखना ये चीज़। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, आज के तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल के प्रांत, याद रखना मद्रास प्रेसिडेंसी किससे मिलकर बनती थी? तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, केरल से, और आजकल तेलंगाना भी, याद रख लेना चाहिए। मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र तथा सेवा क्षेत्र को महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु इस अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्र में कृषि में लगे श्रमिकों अनुपात में वृद्धि आकी गई है। आधारिक संरचना। अपने शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन, डाक तार आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जनसामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करना नहीं था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधने के ध्येय से किए गए थे। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्हें बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतर भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक पहुँचाने में सहायता करना मात्र था। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुँचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसमों में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदा और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दुर्भर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। यह उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को 2 महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इसमें लोगों को भू क्षेत्र में सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्रा करने के अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। मुंबई तथा ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेल पुल 1854 में, याद रखना चाहिए, पड़ा। भारत के निर्यात में निस्संदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था, तथापि रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। बाद में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था को मुख्य उद्देश्य तो कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थी। आधारिक संरचना को वर्तमान अवस्था के बारे में आपको अध्याय 8 में विशेष जानकारी दी गई है। टाटा एयरलाइंस, याद करो, यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा, इसे कब राष्ट्रीयकरण किया गया था। टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई थी। फिर 1957 के समथिंग इसको वापस से इंडिया ले लेता है। फिर अभी देखो वापस से दे दिया इन्हीं को। निष्कर्ष, स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पेड़ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से अत्यधिक श्रम अधिशेष के बाहर से लादा था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, विविधता, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारित संरचना में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापार, गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थी। अभी कुछ क्षेत्र में धारणा व्याप्त कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए लाभकारी था। इस धारणा के बारे में जानकारी आधारित चर्चा की आवश्यकता है। आपको इस धारणा के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा अपने कैसे में? समझ बात तो नहीं, इतने सारे फैक्टर दे दिए। अब देखो ये अपने रिवीजन का तरीका।
स्वतंत्रता की बात की आर्थिक विकास की उपलब्धि को सही रूप से समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था सही जानकारी की आवश्यकता है। सही बात है। औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियाँ शासित देश और वहाँ के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थी। उनका देश इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। ये बात सही है। भले ही भारत की जनसंख्या बहुत बड़ा भाग कृषि से अपनी आजीविका पाता था, किंतु कृषि क्षेत्र गति ही नहीं रहा। इसमें कोई ह्रास के प्रमाण मिले हैं। भारत को अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत की विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योग का पतन होता रहा और उनके स्थान पर किसी आधुनिक उद्योग की आधार की रचना नहीं की। ये भी पेशेंट क्वेश्चन पूछा है। प्रयास सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बार बार प्राकृतिक आपदाओं और अकाल ने जन सामान्य को बहुत निर्धन बना डाला। इसके कारण उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा। यदि अपने औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारिक संरचना सुविधा को सुधारने के लिए प्रयास किए थे, परंतु इन प्रयासों में उनका निहित स्वार्थ था। यद्यपि स्वतंत्र भारत सरकार ने योजनाओं के द्वारा ये जनाधार बनाया था। अब देखिए ये मेंस के क्वेश्चन है। अभी तो पीटी का टाइम है, तो परंतु ये करने चाहिए। मेंस के क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये सर एक बार देख लेना, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, अपनी मेंस के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अब फिर अगला चैप्टर अपन कल पढ़ेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, दृष्टि वेबसाइट पे जाके वहाँ पे एनसीईआरटी क्यूज टेस्ट है, वो जाके टेस्ट देना चाहिए। ये चैप्टर कंप्लीट कर लियो, फिर उसके देखो अपना कितना, अगर सारे क्वेश्चन सही हो रहे तो बहुत अच्छी बात है। आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा है। गलतियाँ कर रहे हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।